Okay, very good morning to all. This is our class number 51 in linear algebra. So let's start our today's class. See, this is our first question. Okay, so let Mn be the set of all m by n matrices with real entries. So it is a set, okay, set of all m cross n real matrices. Which of the following statement is correct? We have to choose correct statement out of these four statements. Okay, and this is a question from CSIR NET exam, which ask, which are which is asking him, which is asked in 2014. Okay, so let's see first statement. There exists a matrix of order 2 cross 5 with real entries such that dimension of null space of A is 2. It is possible. Okay, is it possible there is a matrix of 2 cross 5 order with real entries having dimension of null space 2? So let us consider there exists a matrix A of order 2 cross 5 such that nullity, एक्चुअल में null space की dimension को nullity कहते हैं. So nullity of A is equal to 2. Okay, yes. So we know that Sylvester law. Okay, there is a Sylvester law for a matrix, or Sylvester law says rank of a matrix, rank of A plus nullity of A is equals to number of columns, number of columns. So this is a Sylvester law. So here what is nullity? Nullity is 2 and the number of columns are, you can see number of columns are 5. So from this we obtain the rank of matrix A, which is 3. Is it possible the rank of matrix of order 2 क्रॉस 5 is 3? क्या ये पॉसिबल है 2 क्रॉस 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स की रैंक 3 हो? क्या ये पॉसिबल है, बताइए मुझे. तो आंसर है नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, क्यों ये पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ए मैट्रिक्स की ऑर्डर m क्रॉस n है तो इसकी जो रैंक होती है वो लेस और इक्वल होती है m और n के मिनिमम से. ठीक है, मीन्स यहाँ पे अगर मैट्रिक्स की ऑर्डर 2 क्रॉस 5 है तो रैंक क्या होगी? 2 और 5 में जो लेस नंबर है उसके इक्वल या उससे भी लेस होगी. तो इससे पता चला हमें कि रैंक क्या होगी? 2 और 2 से लेस होगी. और यहाँ तो रैंक 3 आ रही है. मीन्स ऐसा संसार में कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी ऑर्डर 2 क्रॉस 5 हो और उसकी नल स्पेस की डायमेंशन 2 हो. तो पहला तो रॉन्ग हो गया. ऐसे ही सेम कंसेप्ट से हमें यहाँ देखना है. देखिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि 2 क्रॉस 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जिसके नल स्पेस की डायमेंशन 0 हो. तो देखिए अगर नल स्पेस की डायमेंशन 0 हुई तो यहाँ से, है ना, ये सेकंड के लिए रैंक जो होंगी मैट्रिक्स की वो कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी. यहाँ पे अगर आप नलिटी 0 पुट करोगे, नलिटी किसको कहते हैं? नल स्पेस की डायमेंशन को नलिटी कहते हैं. तो क्या 2 क्रॉस 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स की रैंक 5 हो सकती है? कभी नहीं हो सकती. उसकी रँक ॲटमोस्ट 2 हो सकती है ना? जास्तीत जास्त 2 असेल. ओके, तो 5 पॉसिबल नहीं है रैंक, इसलिए ये रॉन्ग हो गया. अब यहाँ देखिए थर्ड स्टेटमेंट में क्या कहता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 5 एंड बी एक मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसकी ऑर्डर 5 क्रॉस 2 है सच दैट ए बी इज द 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ए बी क्या बन जाए? 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए.
क्या ऐसा पॉसिबल है? तो चलिए देखते हैं। जैसे हमने ए मैट्रिक्स को सपोज ऐसे लिया, हमें 2 क्रॉस 5, ठीक है, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स चाहिए? 2 क्रॉस 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स चाहिए। तो इसमें देखिए 2 रोज है और 5 कॉलम्स है। ओके, अब बी हमें कैसी मैट्रिक्स चाहिए? बी मैट्रिक्स चाहिए 5 क्रॉस 2, मीन्स 5 रो और 2 कॉलम्स। तो हमने ये मैट्रिक्स ले ली। दिस इज अवर बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 क्रॉस 2। ठीक है, कहता है ए बी क्या है? 0 आ जाए। तो हम ए बी यानी इन दोनों को अलग करके देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अगर हम करें तो 0 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो 0 आ जाएगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। मीन्स टू ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। ए बी क्या आ गया है? 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए वो कह रहा था कि ऐसी 2 मैट्रिक्स ए और बी एग्जिस्ट करती है, ए की ऑर्डर 2 क्रॉस 5 हो और बी की ऑर्डर 5 क्रॉस 2 हो, सच दैट ए बी ये 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो यस, ये रही मैट्रिक्स। हमने एग्जिस्ट बोले तो संसार में कम से कम एक होना चाहिए, एटलीस्ट 1। तो यस, ये रही ए और बी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के आगे आइडेंटिटी। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, फोर्थ में क्या कह रहा है? फोर्थ में कह रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है 2 क्रॉस 5 ऑर्डर का, जिसका नल स्पेस क्या हो? नल स्पेस ये हो। ठीक है, कलेक्शन ऑफ 5 टपल्स satisfying this condition, x1 is equal to x2, x3 is equal to x4, and which is equal to x5. तो from this we find the dimension of null space. हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? डायमेंशन ऑफ नल स्पेस फाइंड आउट कर सकते हैं। बराबर, यस। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइसेस देखो, जैसे x1 x2 के इक्वल है तो मेरी चॉइस सिर्फ x1 पे चलेंगी, x2 ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। x3 x4 के इक्वल है और वो x5 के इक्वल है, तो मेरी चॉइस सिर्फ x3 पे चलेगी, बाकी ये x4 और x5 ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ चॉइसेस 2 है, तो नल स्पेस की डायमेंशन 2 आ गई। तो क्या ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जिसकी ऑर्डर 2 क्रॉस 5 हो और नल स्पेस की डायमेंशन 2 हो? तो ऐसा तो अभी अभी हमने ऊपर केस देखा है। देखिए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 5 हो और नल स्पेस की डायमेंशन 2 हो तो रैंक 3 आ जाती है, और ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब कि ऐसी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी 2 क्रॉस 5 ऑर्डर की जिसका नल स्पेस ये हो। तो ये भी अपना फॉल्स हो गया है। थर्ड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, और अपने से पूछा ही करेक्ट था, इसलिए थर्ड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे समझा है कि? ये बताइए। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? एक मिनट। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक, देखिए इसमें क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस हैज द सेम रो स्पेस एज द मैट्रिक्स। ओके, तो ये हमें बताना है कि ये जो 4 मैट्रिसेस गिवन है ऑप्शन में, इनमें से किसका रो स्पेस इस मैट्रिक्स के रो स्पेस के इक्वल रहेगा। तो देखिए दो मैट्रिक्स का रो स्पेस कब सेम होता है? जब उनका रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म सेम हो, या आप ये कह सकते हो रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में नॉन जीरो रोज अगर उनमें सेम है
नॉन जीरो रोज अगर सेम है तो उनका फिर रो स्पेस क्या होता है, सेम रहता है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स दिख रही है यहाँ पे जो हमें गिवन है 4 8 4 एंड 3 6 1 2 4 0, इसको इसका रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, सो देखिए अगर 4 से डिवाइड किया हमने फर्स्ट रो को तो ये 1 2 1 आ जाएगा, 3 6 1 2 4 0। फिर अगर हम इस पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, विच ऑपरेशन, R2 changes to R2, okay, R2 changes to R2 minus R1, sorry minus 3 times R1, और ऐसे ही R3 changes to R3 minus 2 times R1। तो ये मैट्रिक्स कैसे बन जाएगी, अब देखिए फर्स्ट रो एज इट इज, 3 माइनस 3 0 आएगा, 6 माइनस 6 0 आएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 आएगा। फिर 2 को अगर 0 बनाना है तो 2 माइनस 2 किया हमने तो 0, 4 माइनस 4 0 और 0 माइनस 2। ठीक है, तो ये -2 तो ये थर्ड रो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको चेंज करते हैं हम किसमें, ये तो रो इक्लोन फॉर्म आ गया, रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको 1 बनाना होगा। ठीक है, इसको 1 बनाएंगे हम, तो 2 से डिवाइड करते हैं सेकेंड रो को, तो देखिए मैट्रिक्स कैसे बन जाएंगे, 1 2 1 0 0 1, -2 से अगर डिवाइड किया तो 0 0 0। अब इस 1 की हेल्प से इसके ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाते हैं, 1 2, देखिए क्या करना होगा, फर्स्ट रो में से सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो 1 माइनस 0 1 आएगा, 2 माइनस 0 2 आएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, फिर इधर 0 0 1 0 0 0। ठीक है, ऐसे। तो देखिए इसमें नॉन जीरो रोज देखिए आप, नॉन जीरो रोज ये है। ठीक है, और इसकी यहाँ पे देखिए इसमें सेम दिख रही है नॉन जीरो रोज, तो इसलिए इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का जो रो स्पेस रहेगा वो सेम रहेगा। दो मैट्रिक्स का रो स्पेस कब सेम होता है, जब उनमें उनके रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में नॉन जीरो रोज कैसी हो, आइडेंटिकल हो, सेम। ठीक है, तो इसलिए ये सेकंड फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इजी क्वेश्चन है, जून 2015 में पूछा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे रो स्पेस ऑफ 20 क्रॉस 50 मैट्रिक्स ए हैज डायमेंशन 13। रो स्पेस की डायमेंशन कितनी है, 13 है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ ax इज इक्वल टू 0, स्पेस ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, मींस देखिए ए एक मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर है 20 क्रॉस 50, ये नंबर ऑफ रोज है और ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, यस। कहता है इसके रो स्पेस की डायमेंशन, देखिए रो स्पेस की डायमेंशन हो, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस, या फिर डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस, किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की, रैंक ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है, तो रो स्पेस की डायमेंशन, कॉलम स्पेस की डायमेंशन रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के इक्वल होती है। ये कह रहा है कि रो स्पेस की डायमेंशन 13 है, तो इससे हमें पता चल गया है कि इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, 13। ओके, यस। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस, तो देखिए डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस के लिए आप फॉर्मूला होता है, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस वो होता है n माइनस आर।
एन होता है नंबर ऑफ कॉलम, आर होती है रैंक। यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं? 50 है। रैंक कितनी है? 13 है। अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा? 27, नहीं 37। ठीक है, तो 37 डायमेंशन होंगी सॉल्यूशन स्पेस की जो कि ऑप्शन 4 में है। आई होप आपको समझा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? ए एक मैट्रिक्स है m by n ऑर्डर की, whose columns form a LD set of vectors। देखिए यहाँ ए एक m by n ऑर्डर की मैट्रिक्स है whose columns forms a LD set of vectors in Rm। ओके जी, देखिए ए अगर मैट्रिक्स है और इसकी ऑर्डर क्या है? m by n है। ठीक है, और अगर ये रियल मैट्रिक्स है, ठीक है ना, इफ इट इज अ रियल मैट्रिक्स बोले तो इसकी एंट्री रियल नंबर रहेगी। रियल मैट्रिक्स अगर ये है तो देखिए इसमें m रो रहेंगी। ठीक है, कितनी रो रहेंगी? m रोज। और कॉलम्स कितने रहेंगे? कॉलम्स रहेंगे n कॉलम्स। ठीक है, m रोज रहेंगी और n कॉलम्स रहेंगे। ठीक है, यस। तो इसके जो कॉलम्स रहेंगे, कॉलम्स का सेट या सेट ऑफ कॉलम्स, सेट ऑफ कॉलम्स, ये किसका सबसेट रहेगा? देखिए इसमें कितने m रोज है, तो कॉलम्स का जो सेट रहेगा वो rm का सबसेट रहेगा। और सेट ऑफ रोज जो होगी, रोज, वो rn का सबसेट होता है। ठीक है, यस। तो ये कहता है कि कॉलम्स फॉर्म से एलडी सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ आरएम। तो ये जो कॉलम्स का सेट है ये एलडी सेट कैसा है? ये एलडी है, ये हमें गिवन है, दिस इज एलडी। ओके, ठीक। व्हाट कंक्लूजन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है? द कर्नेल ऑफ ए इज नॉट सिंपली सिंगलटन जीरो, एन इज ग्रेटर देन एम, एन एम से ग्रेटर होगा। कर्नेल ऑफ ए कंटेन ओनली जीरो वेक्टर। The reduced row echelon form of A has a zero row. Reduced row echelon form of A has a zero row. ठीक, देखिए कर्नेल किसको कहते हैं? कर्नेल कहते हैं सॉल्यूशन स्पेस को। ठीक है, नल स्पेस को कर्नेल कहते हैं। ठीक है, कर्नेल किसको कहते हैं? कर्नेल कहते हैं नल स्पेस को, या आप कह सकते हो सॉल्यूशन स्पेस को। ठीक है, इसको कहते हैं कर्नेल। ओके, तो कर्नेल की जो डायमेंशन होंगी वो कितनी होगी? नल स्पेस की डायमेंशन बोले तो n-r। ठीक है, यस। मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी है हमारी? m by n। ओके, और कॉलम्स का जो सेट है, कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे? n कॉलम्स है, वो एलडी है, एलडी है। ओके, यस। तो अगर एलडी है तो जो रैंक रहेंगी ना इस मैट्रिक्स की, वो n से लेस रहेंगी। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि रैंक जो रहेंगी वो n से लेस रहेगी। ठीक है, इतना हम कह सकते हैं, n से लेस रहेगी। ओके, तो अगर देखो क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए रैंक क्या होती है? अगर आप रो रैंक देखोगे या रैंक देखोगे तो रैंक होती है नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। लेकिन यहाँ पे जो कॉलम्स का सेट है वो एलडी है। कॉलम है कितने? n कॉलम्स है।
इसका मतलब रैंक अपनी n नहीं हो सकती, क्योंकि देखो अगर रैंक n हो गई तो ये n कॉलम्स जो है वो क्या हो जाएंगे, li हो जाएंगे। सभी के सभी कॉलम्स का जो सेट होगा वो li हो जाएगा, क्योंकि रैंक उतनी आएगी जितने कॉलम्स है। लेकिन यहाँ पे कहा कि कॉलम्स का जो सेट एल डी है, इस कारण रैंक एन नहीं हो सकती, तो रैंक को एन से लेस ही होना पड़ेगा। ठीक है, यस। अगर रैंक एन से लेस है, देखो ये आर अपनी रैंक है, रैंक अगर एस से लेस है तो कर्नेल में, कर्नेल जो रहेगा वो कैसा रहेगा, उसमें सिर्फ जीरो नहीं रह सकता, क्योंकि देखो एन में से हम एन से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रैंक कैसी है, एन से लेस है, तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन, इस टाइप से। मीन्स कर्नेल में सिर्फ जीरो वेक्टर नहीं रह सकता, इज नॉट कंटेन ओनली जीरो वेक्टर, क्योंकि इसकी डायमेंशन, कर्नेल की डायमेंशन कैसी आ रही है, पॉजिटिव नंबर आ रही है। देखो अगर कर्नेल में सिर्फ, कर्नेल में अगर सिर्फ जीरो वेक्टर होता, मीन्स नल स्पेस में अगर सिर्फ जीरो वेक्टर होता, तो कर्नेल की जो डायमेंशन होती है ना, डायमेंशन ऑफ कर्नेल, वो सिर्फ वो जीरो हो जाती। लेकिन यहाँ पे डायमेंशन ऑफ कर्नेल कैसी है, पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब कर्नेल में सिर्फ जीरो वेक्टर नहीं है, और भी वेक्टर्स है। द कर्नेल ऑफ ए इज नॉट सिंपली सिंगलटन जीरो, करेक्ट बात है। एन एम से बड़ा होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता। आगे मीन्स ये कह रहा है कॉलम्स जो होंगे वो रो से ज्यादा होंगे, ऐसा तो नहीं बोल सकते हम लोग। ठीक है, द कर्नेल ऑफ ए कंटेन्स ओनली जीरो वेक्टर, गलत बात है, सिर्फ जीरो वेक्टर रहेगा कहता। The row, the reduced row echelon form of A has a zero row. ठीक है, क्या कह रहा है, रो द रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म ऑफ ए हैज अ जीरो रो। ए मैट्रिक्स की जो इक्लोन रो डबल आर फॉर्म होंगी वो जीरो रो को कंटेन करेगी। मुझे नहीं लगता ऐसा जरूरी है, जैसे कि देखो मैं एक मैट्रिक्स के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये मैट्रिक्स हमने ली, 2 रो है और 3 कॉलम्स है, कॉलम ज्यादा है रो से, इसलिए कॉलम जो होंगे वो एल डी रहेंगे। तो इस कंडीशन को ये वाला मैट्रिक्स पूरा फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब इसका ये एक्चुअल में किस फॉर्म में है, ये खुद अपने आप में रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म के अंदर है। और इसमें कहा जीरो रो है, ये कहता है कि डबल आर फॉर्म जो होगा वो जीरो रो कंटेन करेगा, इसमें जीरो रो कहा है, नहीं है, तो ये भी चला गया। सिर्फ ये अपना ऑप्शन करेक्ट है, कर्नेल ऑफ ए इज नॉट सिंपली जीरो, सिर्फ सिंगलटन जीरो नहीं होगा कर्नेल में, और भी ज्यादा वेक्टर्स होंगे। ठीक है, यस, ओके। अच्छा, इसी मैट्रिक्स के थ्रू हम सेकेंड ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं, थर्ड को डिस्कार्ड कर सकते हैं, फोर्थ को तो अभी करके बताया। देखो इसकी ऑर्डर है m बाई एन, है ना, m कितना 2, यहाँ m कितना है 2 है, और n कितना है 3 है। इसमें कह रहा था कि अच्छा ये तो सेटिस्फाई हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया ये। ठीक है, n m से ग्रेटर आ गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, इक्वल भी आ सकता है। जैसे देखो हमने ये मैट्रिक्स ली 1 0 0 0 1 0 0 0 1, या फिर 0 0 0, तो कॉलम्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, कॉलम्स फॉर्म कर रहे हैं एल डी सेट, क्योंकि लास्ट वाला कॉलम जीरो है। समझिए आप, कॉलम्स क्या फॉर्म फॉर्म कर रहे हैं, एल डी सेट, और यहाँ पे एन और एम दोनों इक्वल है ना। और सेकेंड ऑप्शन में कह रहा था कि जो रहेगा वो एम से ग्रेटर रहेगा, तो ऐसा यहाँ तो जरूरी नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ तो इक्वल वाला केस है, तो इससे हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया सेकेंड ऑप्शन को। ठीक है, द कर्नेल ऑफ ए कंटेन जीरो वेक्टर, तो इसका जब कर्नेल देखो, कर्नेल बोले तो कर्नेल किसको कहते हैं, नल स्पेस को कहते हैं। ठीक है, याद रखना है बात, कर्नेल किसको कहते हैं, नल स्पेस को कहते हैं। तो इसका नल स्पेस में सिर्फ जीरो वेक्टर होगा, ऐसा कहता है थर्ड ऑप्शन। तो ऐसा थोड़ी ना है सिर्फ जीरो वेक्टर रहेगा इसके कर्नेल में, है ना। जैसे कि देखो 1 0 0 0 1 0, एक मैं ये लेता हूँ मैं 0 0 1, तो ये कैसा वेक्टर है, ये नॉन जीरो वेक्टर है, और एक कर्नेल में बिलोंग करेगा, नल स्पेस में बिलोंग करेगा। कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जीरो आ गया, सेकेंड रो
फर्स्ट कॉलम, ये भी 0 आ गया, तो ये कर्नेल में बिलोंग कर गया, है ना। ये 2x3 ऑर्डर का था और ये 3x1 ऑर्डर का था, तो फाइनली हमारा 2x1 ऑर्डर का आएगा ये मैट्रिक्स। तो ये जीरो मैट्रिक्स आ गया, बोले तो ये कर्नेल का एलिमेंट है और नॉन जीरो एलिमेंट है। ये तो कहता था कि सिर्फ जीरो वेक्टर है, गलत बात। और डबल आर फॉर्म इसका ये खुद है, कहता है जीरो रो होंगी, नहीं है, इसलिए ये भी डिस्कार्ड, इसका सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत डिटेल में समझाया आपको ये क्वेश्चन। और इसमें इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी, कर्नेल होता क्या है ना। यस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में v1 v2 हमें गिवन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ h विल बी द वेक्टर बी द सब स्पेस स्पैन बाय v1 एंड v2। h की क्या वैल्यू होगी कि ये y वेक्टर v1 और v2 के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओके, so here v1 is this, v2 is this. For what value of h will the vector be in the subspace spanned by v1 and v2। h की क्या वैल्यू होना चाहिए कि ये वेक्टर v1 और v2 के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। एक तो LCC मेथड है, लीनियर कॉम्बिनेशन कॉलम, मीन्स v1 को यहाँ लिखिए, v2 को इधर लिखिए, और एक ऐसी वर्टिकल लाइन खींच के जिस वेक्टर को लिखना है उसको इस पर्दे के इधर लिखिए, पर्दे के पीछे लिखिए। ठीक है, ऐसे। और इसको चेंज कर लीजिए रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, तो आपको पता चल जाएगा कि h की वैल्यू क्या होनी चाहिए। और एक होता है जो भगवान ने हम सबको दिया है, दिमाग, उसका यूज करिए। ठीक है, थोड़ा सोचो। देखिए यहाँ पे 0 है फर्स्ट कंपोनेंट, इधर 1 है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट 3 है, इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। v1 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 3 से। यस सर। अब जरा सोचो, यहाँ पे 0 है और इधर 4 है, इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तभी तो बेदुनी 4 आएगा। इसका मतलब है कि सेकेंड वेक्टर v2 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा और ये वेक्टर बना होगा 3 4 h। तो देखिए v1 क्या है, v1 है 1 0 3 और v2 है 0 2 4। ठीक है, और यह 3 4 h। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3, 3 0 0, 3 3 जा 9। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 4 8 इज इक्वल टू 3 4 h। ठीक है, यस। अब देखिए 3 में 0 को ऐड किया तो 3 आ गया, 0 में 4 को ऐड किया तो 4 आ गया, 9 में 8 को ऐड किया तो 17 आ गया, और दूसरे साइड में जो वेक्टर है वो है 3 4 h। अब तो ये अंधा भी बता देगा कि h की वैल्यू कितनी है, 17 है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझा है क्या बच्चों, बोलो। सो तो नहीं गए आप लोग। हेलो, आवाज आ रही है मेरी। ठीक है ना। आवाज नहीं आती तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग सो गए। है ना, वो एक शेर भी है कि अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए, ऐसा कुछ तो भी है। गजल में पता है कि कौन सा शेर है ये? अच्छा शेर है वो। अच्छा ये है। ऐसा शेर है वो पूरा।
जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। उसूलों पे जहां आँच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। ठीक है, इस टाइप से हो। उसूलों पे जहां आँच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। उसके आगे पीछे नहीं पता। उसूलों पे जहां आँच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्रों के खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना जरूरी है ना। तो ऐसा है वो। ठीक है, चलो। सो हम कहाँ थे? देखिए ये क्वेश्चन, करंट पेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है ये क्वेश्चन? विच वेक्टर इज नॉट इन द कॉलम स्पेस ऑफ। इनमें से कौन सा वेक्टर जो होगा वो इसके कॉलम स्पेस में नहीं आएगा। कॉलम स्पेस क्या होता है? कॉलम स्पेस ऐसा स्पेस होता है जो कि कॉलम से जनरेट होता है। ठीक है। यस। तो इसकी मैं एक आपको टेक्निक बताता हूँ। ठीक है। टेक्निक क्या है? टेक्निक ऐसे है कि अगर आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा वेक्टर है जो कॉलम स्पेस में बिलोंग नहीं करेगा, तो जो बेवफाई करेगा वो कॉलम स्पेस में बिलोंग नहीं करेगा। व्हाट मीन बाय बेवफाई? सो जस्ट लुक हियर। You have to write down the matrix on the other side of parda, and all these four columns on the right hand side of the parda. Okay. So ये जो फर्स्ट कॉलम है 4 5 6, इसको हम इधर लिखेंगे। ऐसे एक और, फिर 3 3 4, फिर एक और 0 3 5, और यहाँ पे 11 1 -2। ठीक है। यस। सो अब क्या करिए, इसको सिंपल शब्दों में इसको रो इक्लान फॉर्म में चेंज कर लीजिए। जब भी पाइवोट डेंजर जोन में जाएगा, जिस भी कॉलम के डेंजर जोन में जाएगा, समझ लेना वो कॉलम बेवफा कॉलम है। उस कॉलम को इन कॉलम्स के कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इसको देख लेते हैं अपन। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आपको खुद करना होगा। ये पहला क्वेश्चन था इस टाइप का, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। देखिए, इसको जीरो बनाएंगे और इसको जीरो बनाएंगे। आपको पता है कैसे बनाना होता है। अब छोटे नहीं रहे। ठीक है। इधर लिखा हमने 1 0 2 4 3 0 और 11। इसको जीरो बनाने के लिए 2 - 2 करेंगे तो ये जीरो बन गया। 3 - 0 तो 3 रहेगा। 1 - 4 -3 बन गया। 5 - 8 -3। 3 - 6 -3। 3 - 0 3। 1 - 22 है ना, तो माइनस का 21। अब इसको जीरो बनाते हैं, 3 को। 3 - 3 0। 5 - 0 5। 1 - 6 1 - 6 -5। 6 - 12 माइनस के 6 बराबर। 4 - 9 -5। 5 - 0 5। -2
-33 -35। ओके, यस। फिर क्या करते हैं, सेकेंड रो को 3 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ 1 बन जाएगा और अपने लिए ये अच्छी बात रहेगी। ठीक है, 102 और इधर 4, इधर 3 0 और फिर 11। ठीक है, इस टाइप से 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 0 1 -1 फिर -1 -1 1 माइनस के 7। ओके, यस। सो ये 0 5 -5 -6 -5 5 और माइनस के 30। देख के है ना, जब जितनी आप प्रैक्टिस करोगे देख के पता चल रहा है कि ये बेवफाई जरूर करेगा, पक्का करेगा सर। क्योंकि देखो सीक्वेंस पता चल गया आपको, यहाँ -6 दिख रहा है, बाकी लोग देखो कितने शांत है, कितने भोले भाले हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए सेकंड रो को, 5 आएगा, -5 आएगा, -5 आएगा, -5 आएगा, 5 आएगा, -35 आएगा। तो जब आप इस रो को, थर्ड रो को 0 करने जाओगे तो देखो ये तो 0 बन जाएगा, 5 -5 करने पे ये भी 0 बनेगा, लेकिन ये -6 + 5 तो ये माइनस का 1 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा और ये 0 बनेगा। बेवफाई किसने की है, फर्स्ट कॉलम ने की है, इसका मतलब ये बेवफा निकला। समझे आप? यस। तो इसको हम इनके कॉलम में नहीं लिख सकते, लेकिन जो बेवफा है वही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि नॉट पूछा है इसने। ठीक है, समझा है कि क्वेश्चन बोलो? ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए आप, विच सेट स्पैन द कॉलम स्पेस ऑफ ए, इनमें है ना, विच सेट स्पैन द कॉलम स्पेस ऑफ ए, ये अपने सेट गिवन है, ये एक सेट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में, इनमें से कौन सा सेट ए के कॉलम स्पेस को स्पैन करेगा? तो मैं थोड़ा इसको इधर लेते हैं अपन साइड में, देखिए यहाँ। तो आपको कॉलम स्पेस और रो स्पेस का कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी मैट्रिक्स गिवन होती है और आपको रो स्पेस या फिर कॉलम स्पेस फाइंड आउट करना है, हमने लास्ट चैप्टर में देखा है, तो हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का फाइंड आउट करते हैं रो इक्विवेलेंट फॉर्म। क्या फाइंड आउट करते हैं? रो इक्विवेलेंट। जो नॉन जीरो रोज होती है रो इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर, वहां से हम उन रो को लेते हैं और कहते हैं कि इनसे रो स्पेस जनरेट हो। या फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स से भी हम रो ले सकते हैं जो कि नॉन जीरो रोज रही है ना, ओरिजिनल रो को यहाँ से भी ले सकते हैं मैट्रिक्स से। लेकिन कॉलम स्पेस में मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा संभल के, कैसा? थोड़ा संभल के। क्यों? क्योंकि कॉलम स्पेस में हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म तो फाइंड आउट करते हैं, लेकिन कॉलम्स कहाँ से लेते हैं? कॉलम्स हम ओरिजिनल मैट्रिक्स से लेते हैं जिसमें पाइवोट प्रेजेंट। जिस कॉलम में पाइवोट है वहां उस कॉलम को हम ओरिजिनल मैट्रिक्स से लेते हैं और उनसे अपना रो स्पेस जनरेट होता है। लेकिन रो स्पेस में हम क्या करते हैं कि हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म से भी उन रो को ले सकते हैं जिनमें पाइवोट प्रेजेंट है, या उन रो को ले सकते हैं जो ओरिजिनल मैट्रिक्स की है। ठीक है, यस। लेकिन कॉलम स्पेस में मैंने आपसे कहा था थोड़ा संभल। तो अब देखिए यहाँ पे, जैसे आपको एक ये आ जाएगा कि देखिए ये जो सेकंड ऑप्शन में दिख रहे हैं कॉलम्स, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के कॉलम्स तो नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। ऐसे ही थर्ड ऑप्शन में भी ये जो कॉलम्स दिख रहे हैं ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचे ये दो ऑप्शन है, 1 और 4। तो देखिए, ये चेक कर लीजिए क्या ये दो कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे देखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी यहाँ 3 आएगा,
लेकिन इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 6 आना चाहिए था, नहीं आया। इसका मतलब ये मैट्रिक्स इसका स्केलर मल्टीपल नहीं है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो यही फिर क्या बनाएगा, यही कॉलम स्पेस स्पैन करेगा, कॉलम स्पेस को स्पैन करेगा, जनरेट करेगा। सर आप कहोगे ये वाला कॉलम भी तो इसी का है सर, वो 743, इसको क्यों नहीं लिया सर आपने? देखिए ये अकेला है बेचारा, लेकिन ये दो लोग हैं तो इनकी पावर भी ज्यादा रहेगी, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट निकल गए, इसलिए तो आपको सोचना ही नहीं है। ये जरूर, ये देखो ये जो कॉलम रहा होगा ना, ये बेचारा इन दोनों पे जरूर डिपेंड रहा होगा, गारंटी से सर, गारंटी सर, गारंटी। कैसी गारंटी सर, हमको भी बताओ। ये जो कॉलम है ना, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जरूर लिखा जाएगा। कैसे लिख के बताओ सर, रुको जरा, है ना, तो रुको, अब वो हमें रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, कैसे लिखे, नहीं क्या रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो सर, देखो इसको सेकंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दो सर, तो आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे सर। फर्स्ट कॉलम को 1 से, सेकंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करो सर, आप देखोगे कि 743 आ जाएगा। देखो कैसे, बेतिरिक सहा आणि 1 7, 2 1 जा 2, और ये 2 4, 2 2 जा 4, और ये -1 आ गया 3, आ गया। यस सर। इसका मतलब ये जो थर्ड कॉलम है ना, ये नकली कॉलम है, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। इसलिए कॉलम स्पेस को कौन जनरेट करेगा, जिनमें पाइवोट होंगे। जब आप इसको रो इक्लॉन फॉर्म में चेंज करोगे तो आप देखोगे कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में पाइवोट प्रेजेंट है। तो हमें कॉलम स्पेस को जनरेट करने वाले ऐसे कौन से कॉलम होंगे, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम होंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कंसीडर द वी वेक्टर where alpha beta are arbitrary real number, a matrix whose column space consists of all vectors of this form is, क्या कहा इसमें, ये v एक वेक्टर है, मैट्रिक्स whose column space consists of all vectors of this form is, इनमें से कौन सी मैट्रिक्स है, इनमें से कौन सी मैट्रिक्स है जिनके कॉलम स्पेस में ये वेक्टर बिलोंग करेगा, या जिनके कॉलम से हम इस वेक्टर को लिख सकते हैं। तो सर अभी बताते हैं, रुको जरा, सबर करो। बहुत इजी क्वेश्चन है सर, ये हलवा है सर, क्या है, हलवा। देखिए सर, तो यहाँ पे देखिए कौन से मैट्रिक्स के कॉलम्स के कॉम्बिनेशन में हम इसको लिख सकते हैं। तो सर रुकिए जरा, जैसे हमने अगर सोचा 1 3, हाँ, और ये 3 -1 1, यस। देखिए सर, हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो फोर्थ मैट्रिक्स है ना, इसके सेकंड कॉलम को सर, सेकंड कॉलम को अल्फा बाय 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके सर, जैसे आप कहो, जैसे आपकी आज्ञा। और फर्स्ट कॉलम को बीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सर, अल्फा बाय 2 से जब 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 अल्फा आ जाएगा। अल्फा बाय 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा आएगा, और अल्फा बाय 2 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 अल्फा आएगा। सही बात कही सर आपने। और ऐसे बीटा से मल्टीप्लाई किया सर तो 3 बीटा आएगा, माइनस का बीटा आएगा, और फिर बीटा आएगा। बात तो सही है सर। सर अगर हम ऐड करें तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, और 3 अल्फा प्लस बीटा। क्या बात है सर, क्या ये आ गया सर, क्या ये वही है? यस सर, ये तो वही है। तो सर यही वो मैट्रिक्स है जिनके कॉलम्स के कॉम्बिनेशन में हम इस वेक्टर को लिख सकते हैं। सर आपको कैसे चमका सर, इन चारों में से आपने चार को ही कैसे चुना सर? बच्चों दिमाग, क्या दिमाग।
सर हमारे पास नहीं है क्या? है, आपके पास भी है। सर ये दिमाग कब खुलता है? प्रैक्टिस से खुल जाता है। ठीक है। यस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 सेम वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है सर, हम नहीं करवाएंगे, आपको खुद करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। सिर्फ वहाँ अल्फा बीटा था, यहाँ ए और बी है ना, थोड़े हालात बदले हैं, जज्बात भी बदले हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए मैट्रिक्स 3 है ना, इस टाइप से मैट्रिक्स दिया हुआ है। व्हाट सेट स्पान्स द कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए? इनमें से कौन सा सेट इस मैट्रिक्स के कॉलम स्पेस को स्पैन करता है, जनरेट करता है? फिर वही बात सर जो हमने पहले देखी थी, सेम टाइप का क्वेश्चन है सर, हम नहीं करेंगे। हम कहेंगे माफ करना भैया। क्या कहेंगे? माफ करना भैया। सर अगर आप में थोड़ा बहुत लॉजिक है तो बताइए मुझे, इसका एक सेकंड में आंसर बताइए सर, 10th का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा करेक्ट होगा? फोर्थ करेक्ट होगा इसका। यस, फोर्थ करेक्ट है। देखिए सर, ये तो बिल्कुल डमी सा ऑप्शन है, इसके पास ऑप्शन बनाने के लिए कुछ नहीं था इसलिए दे दिया। ले लो भैया सेकेंड ऑप्शन। हमें पता है कि कॉलम स्पेस गिवन मैट्रिक्स के ओरिजिनल मैट्रिक्स के कॉलम से ही बनता है, तो ये तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तो सेकेंड ऑप्शन चला गया। थर्ड ऑप्शन में देखो, ये 3034 ये कॉलम लाए कहाँ से हो भैया, पता बताओ हमको। तो ये चला गया, ये कॉलम अपना नहीं है। सर फाइटिंग है किसमें, कंपटीशन है सर फर्स्ट और फोर्थ में। सर हमने देखा इसमें एक वेक्टर है, इसमें दो वेक्टर है, इसकी पावर ज्यादा है सर, लेकिन पावर ज्यादा दिखने से पावर ज्यादा नहीं होती, नहीं क्या? तो सर ये चेक करो, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्या? सर देखिए यहाँ थ्री, इसका मतलब पहले कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा जब यहाँ 3 आएगा। सर लेकिन यहाँ 2 है ना, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करो तो 2 आना चाहिए, तो यहाँ तो 3 है, इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है सर। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैं नहीं कर रहा हूँ बच्चों, माफ करना, आप करोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे। कॉलम स्पेस की बात कर रही सर, छोटी छोटी बातें कर रहा है सर ये कॉलम स्पेस की, हम नहीं करेंगे। 13 देखो बच्चों, 13। assume that these two matrices are row equivalent to each other। कहता है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट है, क्या बात। मेरा तो पूरा काम ही इसने खत्म कर दिया, इसलिए खुद कह रहा है कि रो इक्विवेलेंट है। अच्छी बात है ना सर, मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक। तो सर आगे कहना क्या चाहता है सर? कहना चाहता है विच सेट ऑफ कॉलम्स इन ए स्पैन द कॉलम स्पेस ऑफ ए? इनमें से सर कौन सा सेट होगा, है ना, इनमें से कौन से कॉलम्स होंगे, ए के कौन से कॉलम्स होंगे जो ए के कॉलम स्पेस को जनरेट करेंगे? तो बच्चों देखो पाइवोट किस किस कॉलम में है, पहले कॉलम में है, तीसरे कॉलम में है, चौथे कॉलम में है, पहला तीसरा चौथा। यहाँ 1 2 का 4 नहीं आएगा, 1 3 का 4 आएगा। ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझे क्या ये क्वेश्चन, बताओ मुझे। एक मिनट। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 देखिए, 14। 14 भी लाजवाब क्वेश्चन है। लाजवाब कहते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। ओके, देखिए। ठीक है, तो इस टाइप से एक क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, डब्ल्यू एक कॉलम मैट्रिक्स हमें गिवन है, कॉलम वेक्टर भी आप इसको कह सकते हो।
डिटरमाइन द राइट स्टेटमेंट कि W कॉलम स्पेस ऑफ ए में बिलोंग करता है, नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज में बिलोंग करता है, ओके, और रो स्पेस ऑफ ए में बिलोंग करता है, नल स्पेस ऑफ ए में बिलोंग, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, मुझे यहाँ से क्वेश्चन दिमाग में मेरे आ रहा है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्या नल स्पेस ऑफ ए और नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज क्या हमेशा सेम होता है? बोलो बच्चों, दिमाग पे जोर दो। मुझे क्यों नो लग रहा है फिर? हाँ? चलिए देखते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स हमने ली सर, ये 1 0 0 0 1 0, इसके नल स्पेस में कौन सा वेक्टर आएगा सर? ये ऐसे आएगा 3 × 1 वाला। बात तो सही है सर। सर ए का ट्रांसपोज करना तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया सर। और इसके नल स्पेस में कौन सा वेक्टर आएगा सर? 2 × 1 वाला। सर इसकी जब साइज ही अलग है, ऑर्डर ही अलग है, तो कैसे इक्वल हो सकता है सर? हमने कहा माफ करना भैया। क्या कहा हमने? माफ करना भैया। ओके, समझ गया ना? ए का नल स्पेस और एक ट्रांसपोज का नल स्पेस सेम हो जरूरी नहीं है। अब कहोगे सर आपने तो खेल खेल लिया सर अपने साथ, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स ली सर आपने। अगर सर वो क्वेश्चन में एक रिस्ट्रिक्शन हमको दे दे कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है सर, तब क्या कहोगे सर आप? तब आपके विचार बदलेंगे क्या सर? बोलो सर। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है सर, तो क्या नल स्पेस तब दोनों का सेम रहेगा क्या? ये क्वेश्चन है सर। बोलो बच्चों। चलिए सर एक एग्जांपल के थ्रू करके देखते हैं सर। जैसे हमने लिया यहाँ पे 1 2 0 3, है ना? इसके नाले इसमें वो जीरो ही वेक्टर जाएगा सर। कोई बात नहीं बच्चों, रुको, थोड़ा रुको, सबर करो। मैट्रिक्स चेंज करते हैं हम लोग। यहाँ पे सर बे करो, इधर डबल बे करो, ये मैट्रिक्स ली सर हमने, ठीक है। यस। तो अब इसका जब हम नल स्पेस फाइंड आउट करेंगे, तो नल स्पेस ऐसे आएगा, ए एक्स इज इक्वल टू 0, तो ए एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0, और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये आ गया सर। इसका ट्रांसपोज अगर किया सर हमने, तो अरे सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ली सर आपने, ट्रांसपोज करने पे कोई इफेक्ट होना आएगा? बात तो सही है बच्चों। नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे सर अपन, ऐसे 8 और इधर 8 1 जा, ये लो सर अब, ठीक है। तो सर इसका जो नल स्पेस रहेगा, है ना, तो रहेगा 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का सोल्यूशन। यहाँ तो सेम ही लग रहा मुझे, x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन, ठीक है। यस, n माइनस आर, वन डायमेंशनल, है ना? चलो देखते हैं फिर भी। और उसके बाद सर इसका हमने इसका ट्रांसपोज अगर कर दिया सर, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और ये बन जाएगा सर। अब इसका नल स्पेस बोले तो सर ये, बराबर। यस सर। पता है कि सर इसका नल स्पेस ये वाली ये आएगी सर, बताता हूँ मैं, डिटेल में बताता हूँ बच्चों, मजा आएगा इसमें देखना। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ऐसे x और y की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी, वो इस मैट्रिक्स के नल स्पेस में बिलोंग करेगी। और ऐसे एक्स वाई की वैल्यू जो इस इक्वेशन इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, है ना बच्चों? ये देखो, ये अलग अलग इक्वेशन नहीं है, ये तो आप समझ रहे होंगे, आंखों का धोखा है सिर्फ। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, तो सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। तो कोई अलग इक्वेशन नहीं है ये। सेम यहाँ भी देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये इक्वेशन मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे एक्स वाई की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, वो इस वाले मैट्रिक्स का नल स्पेस में जाएगी। और ऐसे एक्स वाई की वैल्यू जो इस मैट्रिक्स
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो इस वाले स्पेस में जाएगी। तो बच्चों देखो आप, सर देखो जरा अभी देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। सर ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई फोर है सर। क्या है ये? y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई, और ये क्या है पता है क्या सर? ये y इज इक्वल टू माइनस का 2x है सर। और सर अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, ये दोनों अलग अलग है ना? ये तो मैंने भी नहीं सोचा था सर आज तक, मे भी आया होगा या मेरे दिमाग में नहीं है अभी। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी बात हमको सीखने मिल रही है सर इससे। देखिए अगर आप ये लाइन ड्रॉ करना चाहते हो y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स, तो ओरिजिन से तो पास होगी ही, लेकिन इसका स्लोप अलग है बच्चों, इसका स्लोप माइनस का 2 है। तो ये लाइन ऐसे है, y इज इक्वल टू एम एक्स, पता है आपको एम एक्स प्लस सी, एम स्लोप होता है और ये y इंटरसेप्ट होता है। यहाँ दोनों का y इंटरसेप्ट जीरो है, मीन जीरो पे ही y एक्सिस को कट करेगी। तो सर स्लोप अलग अलग है इसलिए लाइन भी अलग होगी ना। यस सर, आंखें खोल दी सर आपने हमारी। ये देखो एक ये लाइन है, ठीक है, मान लो ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स, और ये लाइन है सर y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई फोर। इसका स्लोप माइनस का 1/4 है सर। स्लोप अलग है तो लाइन भी अलग रहेंगी बच्चों, भले ही ये ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, यस सर, ये लाइन अपनी अब ऐसे सर। ठीक है, यस, तो ये लाइन है सर हमारी कौन सी? y इज इक्वल टू माइनस 1/4x। लाइन अलग बोले तो सर स्पेस अलग, समझ रहे हो क्या बच्चों? अगर आप इस स्पेस में हैं तो इस स्पेस में खेलोगे सिर्फ, ठीक है, और इस स्पेस में हो तो इस स्पेस में ही खेलोगे सिर्फ, क्योंकि स्पेस अलग अलग है, लाइन अलग अलग है। समझे क्या? यस सर, समझे क्या बच्चों? बोलो मुझे, गजानन समझा क्या? तो इससे पता चला कि ए और ए ट्रांसपोज का नल स्पेस सेम हो जरूरी नहीं होता। ठीक है, यस सर, इस प्रूफ है इस बात का ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, तो ये कहना चाह रहा है, अच्छा ठीक है सर, देखो इसका नल ये W क्या इसके नल स्पेस में बिलोंग करेगा? तो इस मैट्रिक्स को W से मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ जाना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आया जीरो, सेकंड रो ये कॉलम जीरो आ गया, ये थर्ड रो ये कॉलम जीरो आ गया। बोले तो ये नल स्पेस ऑफ ए में बिलोंग करता है सर, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समझे क्या? बोलो बच्चों, समझे हो का? ठीक, तो सर चलते हैं आगे, कदम आगे बढ़ाते हैं, मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कहता है ये मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 3, व्हाट पेयर ऑफ वेक्टर स्पैन द नल स्पेस ऑफ ए, लेट ए बी द, अच्छा ए मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है बच्चों ए, इनमें से कौन जो होगा वो इसके नल स्पेस में बिलोंग करेगा? छोटी बात कर दी सर इसने, बहुत छोटी बात। देखो कैसे, ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन है। ए हमें मैट्रिक्स गिवन है, देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इनमें से कौन सा सेट है जो इसके नल स्पेस को जनरेट करेगा? तो जो भी सेट होगा
उसका हर वेक्टर इसके नल स्पेस में बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए क्या ये वेक्टर इसके नल स्पेस में बिलोंग करता है, तो इस वेक्टर को अगर इससे मल्टीप्लाई करने पे मीन्स 1 2 3 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये नल स्पेस में बिलोंग करता है। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो है ना, ये आ जाएगा फर्स्ट रो, ये कॉलम, तो ये तो 4 आ रहा है ना। ये है 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की और ये 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की, तो अपनी मैट्रिक्स क्या आएंगी 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की, तो 4 आ गया, 0 तो नहीं आया, बट तो ये वेक्टर नल स्पेस में बिलोंग नहीं कर रहा है। सेम इसको भी देखोगे तो ये भी जो है नल स्पेस में कहाँ बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, इसको देखो तो 3, अच्छा ये कर रहा है, ये भी कर रहा है 1, ये देखो जैसे ये 1 2 1 - 2 0, 1 2 3 हमने लिखा यहाँ पे, यहाँ लिखा 1 - 2 0, तो फर्स्ट रो ये कॉलम, तो 1 1 = 1, माइनस का 4 प्लस 0, तो कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 3, जो कि 0 वेक्टर नहीं है। इसका मतलब कि ये वेक्टर भी नल स्पेस में बिलोंग नहीं करेगा, बच गया ये फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अभी नल स्पेस की बातें करेगा तो हमने 1 2 क्वेश्चन किए हैं, तो आप खुद करना बाकी क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ज्यादा आगे चले जाइए, बराबर। 17 क्वेश्चन देखिए, ए जो है एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, हुज नल स्पेस इज डिफाइंड बाय द सिंगल नॉन जीरो वेक्टर। देखिए नल स्पेस जो है वो एक सिंगल नॉन जीरो वेक्टर से स्पैन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि नल स्पेस की डायमेंशन 1 है। कितनी है, क्योंकि एक ही वेक्टर इसको स्पैन कर रहा है ना, एक ही वेक्टर जनरेट कर रहा है, डायमेंशन कितनी होंगी, 1 होगी। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे विच विच कंक्लूजन इज नॉट जस्टिफाइड, द इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट फॉर सम बी। देखिए यहाँ पे ए जो है एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, नल स्पेस की डायमेंशन n - r होती है, और नल स्पेस की डायमेंशन कितनी है, 1 है। ओके, तो n - r क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यस, तो यहाँ से रैंक कितनी हो जाएंगी देख सकते हो आप, रैंक जो होंगी वो n - 1 होगी। कितनी रैंक आएगी, n - 1। ए एन ऑर्डर की मैट्रिक्स की रैंक अगर n - 1 आ रही है, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा मैट्रिक्स आपको जरूर मिलेगा कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट बनेगी। यस सर, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, देखिए सिस्टम कंसिस्टेंट कब होती है, जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक इक्वल आ जाए। ठीक है, यस, तब सिस्टम कंसिस्टेंट होती है। ओके, लेकिन ये रैंक n - 1 होने का क्या मतलब है, देखिए इसके इस मैट्रिक्स के पास रो कितनी है, n रो है, लेकिन रैंक n - 1 होने का मीनिंग ये है कि n - में पाइवोट है, एक रो में पाइवोट नहीं होगा, तो जो एक रो में पाइवोट नहीं है वही परमिशन देगा पाइवोट को, है ना। एक ऐसा वेक्टर जरूर एग्जिस्ट कर सकता है। देखो ये कहानी कुछ ऐसे है, थोड़ा इमेजिन करो। देखो ये देखिए, जैसे ये अपना इधर यहाँ पे ये बी वेक्टर रहता है, कॉलम वेक्टर, और यहाँ पे है मैट्रिक्स हमारा ए मैट्रिक्स, इसमें रो कितनी है, एन रो है, लेकिन इसकी रैंक कितनी है, n - 1 है। इसका मतलब कि एक रो ऐसी होंगी जिसमें पाइवोट नहीं है। n - 1 रैंक होने का मीनिंग होता है कि n - 1 रो में पाइवोट होगा, n - 1 रो ओरिजिनल रो होगी, एक रो इसमें नकली है जिसमें पाइवोट नहीं है। जिसमें पाइवोट नहीं है तो यही परमिशन ऐसा वेक्टर जरूर एग्जिस्ट कर जाएगा कि पाइवोट इसमें से होता हुआ, क्योंकि इसमें तो नहीं है, वो सीधे इसमें एंट्री कर जाएगा। और पाइवोट जैसे इसमें एंट्री करता है ना, क्योंकि यही तो बेवफा निकलेगा, समझिए आप, क्योंकि इसके पास पाइवोट नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ पे इसमें एंट्री कर जाएगा, और जैसे ही इसमें एंट्री करेगा तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट बन जाएंगी, और इसलिए ये ऑप्शन तो ट्रू होगा। लेकिन नॉट पूछा है, नॉट जस्टिफाइड, ए इज नॉट इनवर्टिबल, बिल्कुल सही बात। रैंक एन ऑर्डर की मैट्रिक्स की रैंक अगर एन आती है तो ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है और ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर रैंक
n-1 है, ऑर्डर से कम अगर रैंक है, इसका मतलब डिटरमिनेंट 0 होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल कहा है नॉट इन्वर्टिबल, ये भी ट्रू है। ए स्क्वायर भी इन्वर्टिबल नहीं रहेगा, ये तो बात बिल्कुल सही है। देखिए अगर ए रैंक n-1 है तो ए स्क्वायर की जो रैंक रहेंगी वो n-1 के इक्वल भी हो सकती है, उससे भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल से आता है ये। ओके, तो अगर ए स्क्वायर की रैंक, ऑर्डर तो एन ही रहेंगी ए स्क्वायर की, लेकिन रैंक n-1 या n-1 से लेस हो रही है, उसलिए ये भी इन्वर्टिबल नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर ये 0 आ जाएगा, और ए स्क्वायर नॉट इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल नहीं रहेगा। इसने कहा इन्वर्टिबल, ये सरासर झूठ है, ये अपने लिए रॉन्ग है, और पूछा ही रॉन्ग है, नॉट जस्टिफाइड, तो ये अपने लिए करेक्ट हो जाएगा। द सेट ऑफ रोज इन ए इज एल डी। यस सर, देखिए एन और एन रोज है, लेकिन उसमें से n-1 ही एल आई है। अगर पूरे को देखोगे तो लास्ट वाली रो नकली रो है, क्योंकि ये जो लास्ट नहीं, जिस रो में पाइवोट नहीं है वो नकली रो है। इसका मतलब कि ये जो नकली रो है ये बाकी रो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जा सकती है, तो अगर साइमल्टेनियसली पूरी रो को एक साथ देखोगे तो वो एलडी रो रहेगी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 3 होगा, क्योंकि इसने पूछा ही नॉट जस्टिफाइड है। ठीक है, आइए आपको समझा होगा ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और 18 नंबर क्वेश्चन शायद हमने देख लिया है, शायद डबल आ गया ये थोड़ा सा। देखो क्या बोला है, दो मैसेज है, दे आर रो इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ वेक्टर नीडेड टू नल स्पेस ऑफ ए, कितने वेक्टर चाहिए नल स्पेस ऑफ ए बनाने के लिए, यही सॉल्व कर लेते हैं। नल स्पेस की डायमेंशन होती है वो n-r होती है, यहाँ n बोले तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5, r होती है रैंक, तो ये देखो रो इक्वेलन फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है इस मैट्रिक्स का, तो रैंक है 3, तो आंसर है 2। तो दो वेक्टर रिक्वायर्ड चाहिए, दो वेक्टर चाहिए नल स्पेस बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि नल स्पेस की डायमेंशन 2 है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बोल रहा है ना, ये तो आपको भी समझते बात। नल स्पेस में कौन जाएगा, नल स्पेस में ऐसे वेक्टर जाएंगे जिनको इन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाए। ठीक है, सो देखिए यहाँ देखिए, ये अपना ए मैट्रिक्स, दिस इज अवर ए मैट्रिक्स। ओके, और बेसिस ऑफ नल स्पेस, तो बेसिस में कौन सा वेक्टर जाएगा जो इसके नल स्पेस हो। तो देखिए, तो ये वेक्टर जब इस मैट्रिक्स को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, नहीं आता, इसलिए मतलब ये बेसिस में नहीं है, ये बेसिस में नहीं है, इसलिए ये भी सेट नहीं हो सकता, सॉरी नल स्पेस में नहीं है, इसलिए ये वेक्टर नहीं हो सकता। सेम समझो ना आप, देखो 0 3 4, इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, है ना, ये 0 नहीं बनने वाला, क्योंकि देखो पॉजिटिव पॉजिटिव इसमें सब पॉजिटिव एंट्री है, तो कैसे सम 0 आ जाए, नहीं आ सकता सर। बच गया, ये है, यही करेक्ट आंसर है। समझे क्या बच्चों, समझे क्या। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सेट ऑफ वेक्टर दैट स्पैन द नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है। ठीक है, कि नल स्पेस में कौन जाएगा कि जिसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाए, वो नल स्पेस में जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देखना, आ गया तो ठीक है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 डमी ऑप्शन है, नल स्पेस की जो नल स्पेस में जो वेक्टर होगा वो 5x1 ऑर्डर का होगा, है ना, 5x1 ऑर्डर, और इसकी ऑर्डर 3x1 है, इसकी 3 1 है, तो ये तो वैसे नहीं हो सकते सर, फर्स्ट और सेकंड में कंपटीशन है।
तो एक को चेक करना, समझ रहे हो क्या? यस सर। अभी क्लियर दिख रहा है कि इसका जो फोर्थ कंपोनेंट है वो 4 है और इसका -9, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करते कभी तो आना ही नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया, बच गया ये है, यही ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सेकेंड ऑप्शन रहेगा सर इसका। विदाउट पेन अगर हम सॉल्व कर सकते हैं सब, तब समझना कि अपने को अब समझ में आ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ए सेट ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ए स्पैन सेट ऑफ द नल स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, स्पैन सेट, ठीक है, नल स्पेस पूछ रहा है तो वही कंसेप्ट है, नल स्पेस में कौन से वेक्टर आएंगे, मल्टीप्लाई करके चेक करो सिंपली। 22 देखिए, V be the column space of m by n matrix, which conclusion is not justified। कॉलम स्पेस है m by n ऑर्डर मैट्रिक्स का, ठीक है। V क्या है, V कॉलम स्पेस है m क्रॉस n मैट्रिक्स का, which conclusion is not justified, ओके, which conclusion is not justified, इनमें से क्या करेक्ट नहीं है वो हमें बताना है। मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, ओके जी। और V क्या है, V इसका कॉलम स्पेस है, कॉलम स्पेस ऑफ A, ठीक है, कॉलम स्पेस ऑफ A, ठीक। V इज स्पैन बाय अ सिंगल वेक्टर, कहता है V सिंगल वेक्टर से स्पैन होता है, ये तो गलत बात है, जरूरी थोड़ी ना सिंगल वेक्टर से ही स्पैन हो, कॉलम से स्पैन होगा सर ये, हो सकता है कि सभी कॉलम की रिक्वायरमेंट हो हमें, कहता है सिंगल वेक्टर से, झूठा कहीं का। सेकंड देखिए, V इज अ सब स्पेस ऑफ RM, V RM का सब स्पेस होगा, देखिए कॉलम जो होता है वो RM का ही सब स्पेस होता है, बिल्कुल सही बात, कॉलम स्पेस RM का होता है और रो स्पेस जो होता है वो RN का होता है। क्यों ऐसा होता है देखिए, जैसे ये M रो है, कितनी रो है, M रो, M रो, ठीक है, तो जब रो स्पेस आप देखोगे और कॉलम्स कितने हैं, n कॉलम्स है, कॉलम्स कितने हैं, n कॉलम्स, तो रो में कंपोनेंट कितने होंगे, जितने कॉलम्स उतने कंपोनेंट होंगे, n कॉलम्स है इसलिए n कंपोनेंट्स होंगे, इसलिए रो स्पेस जो होता है ना वो Rn का सब स्पेस बनता है। और कॉलम्स देखो, कॉलम, कॉलम स्पेस, कॉलम स्पेस, तो कॉलम्स में तो किसी भी कॉलम में कंपोनेंट कितने होंगे, जितनी रो होंगी, m रो है, इसलिए कॉलम स्पेस हमेशा Rm का सब स्पेस बनता है, ठीक है, यस। तो ये बात याद रखना कि अगर ए m बाई n ऑर्डर मैट्रिक्स है तो इसका जो रो स्पेस होगा वो Rn का सब स्पेस बनेगा और कॉलम स्पेस Rm का सब स्पेस बनेगा, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है फॉर एवरी वेक्टर एक्स इन Rn Ax इज इन V, यस बराबर है। अगर आपने x कहाँ से लिया, Rn से लिया है, तो जब Ax करोगे तो वो तो कॉलम स्पेस में तो बिलोंग करेगी ही ना, यस, क्योंकि कॉलम से ही हो जनरेट होगा सब कुछ। V इज स्पैन बाय द सेट ऑफ m वेक्टर्स, V किससे स्पैन होगा, m वेक्टर से, स्पैन्ड बाय द सेट ऑफ m वेक्टर्स, क्या लगता है, यस सेट ऑफ m वेक्टर्स, V इज स्पैन्ड बाय द सेट ऑफ m वेक्टर्स, रो कितनी है, m रो है, कॉलम्स कितने हैं, n कॉलम्स है, तो ये तो n वेक्टर से स्पैन होगा ना, n से होगा, m से नहीं, m n वेक्टर से स्पैन होगा, V is spanned by the set of m वेक्टर, क्योंकि कॉलम्स अपने n कॉलम्स है, कॉलम से स्पैन हो रहा है, तो यहाँ पे n चाहिए, तो ये भी फॉल्स होगी। V is spanned by a single वेक्टर, ये भी गलत बात है, तो इसका कंक्लूजन नॉट जस्टिफाइड, तो इसका फर्स्ट और फोर्थ आ रहा है, ऐसा आना तो नहीं चाहिए, कोई एक ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन यहाँ से बाय मिस्टेक n के प्लेस पे m लिखने में आ गया है, ओके, तो वो देख लेना, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ
कि ये जो होगा फर्स्ट और फोर्थ इसके ऑप्शन करेक्ट जस्टिफाइड नहीं कर सकते, मीन्स करेक्ट नहीं है। ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। P1, P2, P3, P4 पॉलिनोमियल्स गिवन है। व्हाट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉलिनोमियल एज रो। तो इसको रो में लिख लीजिए ना, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना है। यहाँ 5 लिखिए, बाद में 2 लिखिए, फिर 4 लिखिए, माइनस का 3 लिखिए। पहले एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, फिर एक्स स्क्वायर का, एक्स का कांस्टेंट, ऐसे ही सेकंड रो इसके लिए, फिर इसके लिए रो इकोलॉन फॉर्म में चेंज कर लो, रैंक मिल जाएंगी सर। कोई बड़ी बात नहीं है, खुद करोगे आप लोग। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ वेक्टर दैट स्पैन द कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो कुछ नहीं करना है सर, देखो मैट्रिक्स दिया है, कॉलम स्पेस की डायमेंशन पूछ रहा है अलग अंदाज में, अंदाज अपना अपना, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, रैंक फाइंड आउट करनी है। जितनी रैंक होती है उतनी कॉलम स्पेस की डायमेंशन होती है जी, और जितनी रैंक होती है उतनी ही रो स्पेस की भी डायमेंशन होती है। तो रैंक फाइंड आउट करिए सर। क्वेश्चन नंबर 24 में 25 देखो। सेट इस विच सेट स्पान्स R3, R3 को स्पैन करने वाला सेट। एक बात बताओ बच्चों मुझे, सर R3 को स्पैन करने वाले सेट में कितने वेक्टर्स होने चाहिए? कम से कम 3 वेक्टर, क्योंकि उसकी डायमेंशन 3 होती है सर। 2 वेक्टर और 1 वेक्टर की तो औकात नहीं सर क्या R3 को स्पैन करते। समझ रहे हो क्या बच्चों? इसलिए पहला और दूसरा ऑप्शन तो गया, बचे थर्ड और फोर्थ है सर। अब थर्ड और फोर्थ में चेक कर लो कि इनमें लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन है और कौन नहीं। तो थर्ड में अगर आपके पास मैथ्स की आंख होगी ना सर, मैथ्स की नजर से अगर देखोगे ना, तो थर्ड ऑप्शन भी गया, क्योंकि पहले 2 कॉलम का सम तीसरा कॉलम आता है सर, करके देख लो नहीं तो। इसका मतलब ये जो 3 वेक्टर का सेट है थर्ड ऑप्शन में, वो लीनियरली डिपेंडेंट है। और 3 वेक्टर जो लीनियरली डिपेंडेंट हो कभी भी R3 को स्पैन नहीं कर सकते सर। 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर लेके आओगे तो उनमें ही ताकत, उनमें ही, है ना सर, उनमें ही एबिलिटी होती है सर, पावर होती है सर, जो R3 को स्पैन कर दे। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। पेन का यूज नहीं किया सर हमने, सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को। 26 देखिए सर। ए एम क्रॉस एन ऑर्डर मैट्रिक्स है, बी आर एम में बिलोंग करते हैं। आर एम बोले तो सर, आर एम बोले तो आर एम, ठीक है। ओके, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज द सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ। ये तो सर हमने देखा है, एज अ रिजल्ट है सर ये। नॉन होमोजेनियस सिस्टम में सॉल्यूशन कब होता है सर? जब हम बी वेक्टर को ए वेक्टर्स के कॉलम में लिख पाए, ठीक है, तभी उसके बाद सॉल्यूशन होता है सर। जब आप बी वेक्टर को क्या कर पाओ, ए मैट्रिक्स के कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाओ, तभी सिस्टम कंसिस्टेंट होती है सर, तभी उसके बाद सॉल्यूशन होता है सर। मींस बी मस्ट बिलोंगिंग्स टू कॉलम स्पेस ऑफ ए। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा सर। ठीक है, आगे आ जाओ। 27 में देखो सर, W1 एक सब स्पेस है, R5 का एक सबसेट है, लेकिन ये ऐसा वेक्टर्स का कलेक्शन है, ऐसे 5 टपल का कलेक्शन है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट 0 होता है। ऐसे सर W2 देखो सर। अच्छा एक बात अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए W1 की डायमेंशन कितनी होंगी? बोलो बच्चों, डायमेंशन कितनी होंगी W1 की? हो गए क्या? जागो ग्राहक जागो। इफ नहीं होगी, 4 होंगी सर, 4। पहला कंपोनेंट तो 0 आ गया ना, तो वहां तो चॉइस नहीं चलेगी कुछ भी। X2, X3, X4, X5 पे चलेगी सर। चार ही प्लेस पे चॉइस चल रही है, इसलिए डायमेंशन होंगी 4। W2 देखो, W2 में सेकंड कंपोनेंट 0 है, तो 4 प्लेस पे अपनी चॉइस चलेंगी, X1, X3, X4, X5 पे। W2 की डायमेंशन 4 है सर। ठीक है, अब देखो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब एक थोड़ा लॉजिक यूज करो। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, हलवा है हलवा। देखो W1 में ऐसे 5 कंपोनेंट्स है ना, 5 टपल्स है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट 0 आता है। W2 में ऐसे है जिसका सेकंड कंपोनेंट 0 आता है।
W1 इंटरसेक्शन W क्या बनेगा बच्चों? डायमेंशन पूछ रहा है ना, W1 इंटरसेक्शन W2 क्या बनेगा? सर इसमें ऐसे फाइव टपल्स आएंगे सर, जो W1 में भी हो और W2। W1 में जाने की कंडीशन क्या कि पहला कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, और W2 में जाने की कंडीशन क्या, सेकंड कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। बच गए क्या? जो बच गए वही बच गए सर। तो ये आएगा सर W1 इंटरसेक्शन W2 में, जहाँ पे x3 x4 और x5 जो रहेंगे सर वो रियल नंबर रहेंगे। बराबर? यस सर। देख लो अब इसकी डायमेंशन कितनी, 1 2 का 3, तो इसकी डायमेंशन 3 सर। हलवा क्वेश्चन है सर ये। समझा क्या बच्चों? 30 क्वेश्चन करते हैं सर, फिर स्टॉप करेंगे। दुखी मत हो आप लोग ज्यादा। 28 देखिए सर, टू ऑर्डर की रियल मैट्रिक्स का कलेक्शन है। हमें पता है ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, W1 इसका एक सब स्पेस है। ऐसे वेक्टर मैट्रिसेस का कलेक्शन है जिसमें डायगोनल की एंट्री सेम होती है और बिलो डायगोनल पे जीरो है सिर्फ। तो आपकी चॉइसेस देखो इसकी, W1 की डायमेंशन अगर मैं पूछ लूँ कौन बताएगा बच्चों, बोलो। W1 डायमेंशन बोलो। दीक्षा, गजानन, पूजा, खुशी। टू, क्योंकि देखो आपकी ये वाई अपनी स्पेस से भर सकते हैं, लेकिन डायगोनल पे एक ही जगह भरना पड़ेगा, दूसरी जगह ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा क्योंकि सेम सेम है। तो दो चॉइसेस चल, इसलिए दो, टू जो होगी इसकी डायमेंशन होंगी इस सब स्पेस की, और इसकी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी होंगी, 4 होंगी, क्योंकि 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। 4 डायमेंशन वेक्टर स्पेस की होंगी, W1 की डायमेंशन 2 होंगी। ठीक है, आगे चलिए। W2 देखो बच्चों, W2 में कहता है कि ये वाला एलिमेंट जीरो रहेगा। कोई बात नहीं सर, W2 की डायमेंशन बोलो मुझे। 3 रहेगी सर। अब इंटरसेक्शन की डायमेंशन पूछ रहा है सर, क्या पूछ रहा है? इंटरसेक्शन की डायमेंशन, है ना सर? क्वेश्चन देखो बच्चों, है ना कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे W1 लिख देता हूँ। W1 में ऐसी मैट्रिक्स है x y x 0 सच दैट x इज अ रियल नंबर, x y इज अ रियल नंबर। ठीक है, इस टाइप से ये मैट्रिक्स है। ओके सर, अब सोचो W1 इंटरसेक्शन W2 में कौन से लोग जाएंगे सर? सर ऐसे लोग जाएंगे जो W1 में भी हो और W2 में भी हो, क्योंकि कॉमन होते हैं सर। सर W1 में जाने की कंडीशन है कि डायगोनल के एलिमेंट सेम होना चाहिए, डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट जीरो होना चाहिए। और W2 में जाने की कंडीशन यह है सर कि ये वाला कंपोनेंट एलिमेंट जीरो होना चाहिए। सर हमने कहा एक बात बताओ, अगर W2 में जा रहा है, W2 में अगर गया सर तो ये एलिमेंट को जीरो रखना पड़ेगा, लेकिन W1 में जाने के लिए डायगोनल के एलिमेंट को सेम रखना पड़ेगा। तो इसको इसकी मजबूरी होगी सर कि जीरो जीरो हो जाए। ठीक है, यस। सर अब W1 में जाने के लिए डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट जीरो रखना होगा। यस सर। और बस सर, हो गया खत्म फिर, और यहाँ पे y रहेगा। देखो बच्चों, ये जो है ना y इज अ रियल नंबर, तो ये ऐसा मैट्रिक्स है जो W1 में भी होगा, W2 में भी होगा। समझ रहे हो क्या? यस सर। अब आपसे अगर पूरा है इंटरसेक्शन की डायमेंशन, तो अंदर भी बता देगा सर कि इसकी डायमेंशन 1 होगी करके। समझ रहे हो क्या? नहीं समझा? देखो, W2 में बिलोंग करने की कंडीशन है कि ये एलिमेंट जीरो होना चाहिए, हमने जीरो रखा, लेकिन W1 में जाने के लिए डायगोनल के एलिमेंट सेम होना चाहिए। ये अगर जीरो लिखा तो यहाँ भी जीरो लिखना पड़ेगा। यस, W1 में जाने के लिए यहाँ जीरो होना चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ जीरो लिखा था। जीरो लिखने के बाद W1 में जाएगा, क्या W2 में भी जाएगा? यस, W2 में यहाँ पे आर्बिट्री सेट है, कुछ भी रह सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी। सिर्फ यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देखिए ये जो मैट्रिक्स होगा ये W1 में भी जाएगा और W2 में भी जाएगा। ठीक है, इसके अदर देन ये इससे कोई अलग मैट्रिक्स अगर आप लोगे तो ना W1 में हो सकता है कि किसी एक में जाए दूसरे में ना जाए, ऐसे। तो इसकी एक ही चॉइस यहाँ पे चलेगी y पे, तो इसलिए इसकी डायमेंशन 1 होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझा क्या बच्चों, बोलो। है ना? जब 29 देखो, 29 में क्या कहा है? क्वेश्चन स्पेस की बात कर दी, डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन स्पेस। ये तो हलवा क्वेश्चन है सर, जल्दी बताओ इसका। डायमेंशन ऑफ वी अपॉन स्केप होती है।
ऑप्शन इसका करेक्ट है। 30 देखो सर, 30 और आज की क्लास का अपना ही लास्ट क्वेश्चन। ये 30 नंबर। लेट ऐसे भी टू सब स्पेस R24 की डायमेंशन कितनी होगी? 20। एस की डायमेंशन 19 है, टी की डायमेंशन 17 है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन टी इज 2। देखिए, डायमेंशन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी और डायमेंशन ऑफ एस प्लस टी मीन्स इंटरसेक्शन और लीनियर सम की डायमेंशन की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है सर। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डायमेंशन और लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डायमेंशन। तो इसके लिए हमने दो रिजल्ट देखे थे बच्चों, मैंने कहा था भी आपको कि रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इनको याद रखना। क्या आपने वो याद रखे हैं? अगर याद नहीं भी है तो हम उसको एट द टाइम बना सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं, लेकिन याद रहे तो अपना समय बच जाएगा। ओके, यस। तो ये रिजल्ट क्या होते हैं देखो यहाँ पे, क्वेश्चन को इधर लेता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है ये। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस टाइप के क्वेश्चन के आने की। देखिए सर, ठीक है। सो देखिए, हमने हमारे पास दो रिजल्ट्स थे। एक है डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, W1 intersection W2 which is lesser equal to minimum of dimension of W1 comma dimension of W2। देखिए, अगर नहीं भी पता है तो घबराने वाली बात नहीं है, हम एट द इंस्टेंट भाई उस समय भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ अपने को बेसिक रिजल्ट्स पता होने चाहिए। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V कॉमा 0। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है। यहाँ पे S और T दिया है, तो देखिए S इंटरसेक्शन T की डायमेंशन क्या होगी? लेसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 बोले तो S की डायमेंशन 19 है, और डायमेंशन ऑफ W2 बोले तो T की डायमेंशन विच इज 17, ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V। 24 है और ये 0। तो देखिए 19 और 17 कितना आएगा? एक इसको दे तो 20 बन गया, और 16 36, 36 में से अगर 24 निकाल दोगे तो ये आई थिंक कितना आएगा? 12 है, बराबर 12। तो 12 और 0 में मैक्सिमम कितना है? 12 है। तो डायमेंशन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी ये 12 और 12 से ग्रेटर होगी, और 19 और 17 में मिनिमम कौन है? 17 है, तो 17 से लेस और इक्वल होगा। तो एस इंटरसेक्शन टी की डायमेंशन 17 से लेस और इक्वल और 12 से ग्रेटर देन इक्वल होंगी। तो ये हमें पता चल गया, मीन्स स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो होगी वो 12 होगी, यहाँ 2 कह रहा है तो ये रॉन्ग हो गया। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू 17 होंगी, यहाँ 18 कह रहा है, ये रॉन्ग हो गया। अब ऐसे ही सम के लिए हमने एक रिजल्ट देखा था, ठीक है, उस रिजल्ट का यूज करते हैं। देखिए वो रिजल्ट ऐसे था, डायमेंशन ऑफ W1 plus W2 is lesser equal to minimum of dimension of W1 plus dimension of W2 comma dimension of V। ठीक है, and greater than equal to dimension of, sorry, maximum of dimension of W1 comma dimension of W2 ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज लेसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ, तो यहाँ एस आ जाएगा और इधर टी आ जाएगा। ठीक है, सो W1 की डायमेंशन कितनी? 19, W2 की कितनी? 17, और V की कितनी? 24, और इधर में मैक्सिमम ऑफ 19 और 17। तो 19 और 17 में मैक्सिमम कौन है? 19 है। तो डायमेंशन ऑफ S प्लस टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 19 और लेसर इक्वल टू, इन दोनों का मिनिमम क्या आएगा? 24। तो मैक्सिमम जो होती है हो सकती है लार्जेस्ट डायमेंशन ऑफ S प्लस टी वो 24 हो सकती है, और मिनिमम कितनी हो सकती है?
वो 19 हो सकती है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डायमेंशन ऑफ s प्लस 19 ये करेक्ट है, और लार्जेस्ट 24 हो सकती है, इसलिए 22 बोला है, ये गलत। तो इसका थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से करना था। तो हम इवनिंग में देखेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस को। ठीक है, मैं टेस्ट बनाता हूँ, बताता हूँ आपको कब कैसे देना है, कब देना है, आज या कल, जैसे भी पॉसिबल है। अपना इतना